के यहाँ के माननीय विदेश मंत्री जी के साथ बातचीत करने के उपरांत मुझे आपके बीच में यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अभी यहाँ के बच्चों के और खासतौर पर बेटियों की इस प्रस्तुति को यहाँ पे देखा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर और इतना यानी उस प्रतिभा को उन्होंने यहां पे व्यक्त किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सचमुच बहुत मुझे अच्छा लगा कि देखिए बेटियां इतना अच्छा प्रस्तुति कर रही हैं। लेकिन उसमें एक भी पुरुष नहीं था। लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति थी जहां पे काशी की सांस्कृतिक विधा, वहां की शास्त्रीय संगीत की विधा को पहले यहां पे मंचन दिया गया, फिर उत्तराखंड की जागर प्रथा को उस बेटी ने नंदा देवी के गाथा को उस जागर प्रथा के माध्यम से कितनी तेजस्विता के साथ प्रस्तुत किया और क्या शानदार प्रस्तुति थी। और अंत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो। हम लोग जापान में हैं, याद रखना यह एक संजोग ही है। जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान सन ऑफ लैंड है। सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है जो समाज की आवश्यकता होती है और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा जब हम करते हैं तो राम राज्य वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने, सनातन धर्म की परंपरा ने
धर्म को केवल उपासना विधि तक नहीं जोड़ा है, इसे अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ा है, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया है, इसको वे ऑफ लाइफ माना है, जो जीने की पद्धति है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति और जिस धरती पर रहें उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की एक प्रेरणा प्रदान करती हो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है, और हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है वह करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में रह करके आप सब यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक विरासत को भी, सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रख करके विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी एकजुट होकर के इन कार्यक्रमों को मनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं। मैं भी देख रहा था, यहां पे उत्तर प्रदेश दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर राज्य से कहा गया कि वे अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। उन आयोजनों के माध्यम से अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ भी ले। कुछ नयापन उस अवसर पर एक नए संकल्प के रूप में आना चाहिए। पर्व और त्योहार भी उसी संकल्प के प्रतीक होते हैं। भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उन सभी अवतारों की परंपरा जो हमें एक प्रेरणा देती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम सब उन मूल्यों को जिएं, उसके अनुरूप आचरण करें, उसके अनुरूप आगे बढ़ें, और वही प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर ये पर्व और त्योहार हमें प्रदान करते हैं, जो कभी कभी आते हैं। और आपने देखा होगा, दीपावली देश में, दुनिया में मनाई जा रही थी, लेकिन जिस अयोध्या से शुरुआत हुई थी 2017 के पहले वहां दीपावली नहीं मनाई जाती थी। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अवनीश अवस्थी जी थे। मैंने इनसे कहा कि भाई जाके अयोध्या देखो क्या होता है, कार्यक्रम कुछ होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैंने कहा वहां कोई आयोजन तो होता होगा, पता लगा नहीं। तो मैंने कहा दीपोत्सव का कार्यक्रम करो। आज आप देखते होंगे अयोध्या का दीपोत्सव, लाखों दीपक जलते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर पहले वर्ष जब हमने दीपक जलवाने, प्रज्वलित करने की कार्यक्रम आगे बढ़ाया, हमें 51,000 दीपक नहीं मिले थे अयोध्या के आसपास। पूरे प्रदेश भर से हमने 51,000 दीपक इकट्ठे किए थे, और आज हम वहां पे 25 से लेकर 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित करते हैं। उसी अयोध्या में बनते हैं। इनोवेशन हो रहा है, लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही है, लोग उसके प्रति जगे हैं, आगे बढ़े हैं। यह भाव लोगों के मन में एक नया आकर्षण पैदा करता है। आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। आप सोचो, 66 करोड़, दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है। यानी भारत और चीन को छोड़ दें तो किसी की आबादी भी 66 करोड़ नहीं है। उतने लोग आए, और पूरे वर्ष भर में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों की यात्रा किया है। प्रयागराज, काशी,
अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बौद्ध तीर्थ स्थल, सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल, अन्य सभी तीर्थ स्थलों में, और उन तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी हम लोगों ने उसी प्रकार की कार्य योजना बनाई, क्योंकि विरासत पर गौरव की अनुभूति करके ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है, और विरासत पर गौरव की अनुभूति ही कृतज्ञता ज्ञापन का है अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। जिस धरती के अंदर हम रह रहे हैं उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह भाव, यही हमें कर्तव्य बोध के साथ जोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम भारतीयों के मन में सदैव कृतज्ञता के भाव रहता है, और हमारे बारे में कहा भी जाता है कि हम सनातनी क्यों हैं, क्योंकि कृते च प्रति कर्तव्यम, यानी किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति हमारे द्वारा जो उस कृत्य के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है वही हमारा कर्तव्य होता है, और वही कर्तव्य हमारा सनातन धर्म की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और उसी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के हम जब कार्य करते हैं तो कर्तव्य हम सब भारतीयों को अपने अपने जीवन क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान करवाता है। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जहां कहीं भी हैं दुनिया के अंदर अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छी प्रगति की है, कुछ नयापन करके दिखाया है, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और आज भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। एक विकसित भारत की संकल्पना को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हमने अपनी विरासत को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है, तो विकसित भारत के उन सभी आयामों को छूने का प्रयास किया है। समग्र विकास की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। हर एक क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है, और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा, अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा, उपद्रव का समाचार नहीं, अब तो उत्सव के समाचार आते होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव है, काशी में देव दीपावली, और इस समय संजोग है कि मैं यहां हूं, नहीं तो मुझे मथुरा वृंदावन में आज वहां पे लठमार होली थी बरसाना में। हाँ, आज जितने भी होली खेलने वाले लोग हैं ये राधा रानी के गांव में, नंद गांव में गए हुए हैं, नंद बाबा के गांव में गए हैं। दीपोत्सव यानी रंगोत्सव का कार्यक्रम भी ये हमारी सरकार ने वहां प्रारंभ करवाया, और लाखों लोग थे। कल बरसाना में 5 लाख लोग थे, और आज नंद गांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। क्या उत्साह है, क्या उमंग है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जीवन की इस आपाधापी में कुछ समय अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, किसी प्रकार से तनाव से मुक्त, भय मुक्त होकर के व्यक्ति जी सके, यही जीने का मजा है। डर करके, मर करके कब तक व्यक्ति जिएगा? और उस वातावरण को देना ये किसी भी लोकप्रिय सरकार का काम होना चाहिए, और यही हम लोगों ने यूपी में किया है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी,
लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। ये कार्य आज वहां पे देखने को मिल रहा है। और मैं आज देख रहा था निवेश के लिए, कल और परसों 2 दिन हम सिंगापुर में थे। कौन ऐसा निवेशक न हो किसी भी क्षेत्र का? कोई सोचता था भारत में कभी सेमीकंडक्टर में निवेश होगा? डाटा सेंटर के अंतर्गत डाटा सेंटर स्थापित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भारत के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉजिस्टिक पार्क बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की तुलना में भारत के अंदर बने। और ये सभी काम आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सामर्थ्य क्या है? आपने हमारी सामर्थ्य को देखना हो तो महाकुंभ उसका एक उदाहरण है। कैसे 66 करोड़ लोग आ सकते हैं। क्या भारत की सामर्थ्य है? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में त्रेता युग का स्मरण करा रही है। काशी में, कल मैं सिंगापुर में था और सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति ने वहां मुझे बताया काशी विश्वनाथ धाम कितना भव्य बन गया है, ऐसे लगता आधुनिक बन गया है। पहले जाते थे 10 लोग नहीं दर्शन कर पाते थे, आज 50,000 लोग एक साथ आ जाए तब भी दर्शन में कोई समस्या नहीं। हमारे धर्मस्थलों का स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए। विकास के प्रति हम सब कुछ करें तो हमारे देश के हित में हो और मानवता के कल्याण के हित में हो। हमारी ताकत दुनिया को मैत्री और करुणा के पथ पर अग्रसर करने के लिए होगी, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी पर जबरन शासन करने के लिए नहीं। हमारा भाव भी नहीं था ये, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हम सबको यही प्रेरणा दी है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्म भूमिस्य स्वर्गातपि गरीयसी। हम सब भारतीयों का यह उदाहरण होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर, अपने बल पर अपने देश को विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए। हर भारतीय का दायित्व बनता है। और इसीलिए तो कभी भारतीय मूल के लोगों पे कोई संकट आता है दुनिया में, सबसे पहले किसी देश के अंदर संकट आता है, भारतीय मूल के लोगों के लिए सहायता पहुंचती है। मोदी जी स्वयं फ्रंट फुट पे रह करके अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने में अपना योगदान देते हैं। ये भाव होता है। अब दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, भारत कभी भी अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और हम लोगों का भी भाव यही होना चाहिए। हमारा विकास देश की उन्नति के लिए होगा, उनकी समृद्धि के लिए होगा, और हमारी समृद्धि लोक कल्याण के लिए, विश्व मानवता को मैत्री और करुणा के उस भाव के साथ जोड़ने का होगा, जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संतु निरामया के भाव के साथ हम पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहां पर ये मंचन का कार्यक्रम हम लोगों ने आप सब के साथ जोड़ा है। देखा है आप सब इतने बड़े पैमाने पे यहां पे रहते हैं। 55,000 की संख्या अकेले जापान में भारतीय समुदाय की रहती है। अलग अलग समूह बनाने की बजाय उसको एक साथ मिल करके, एक साथ यहां की सरकार के साथ मिल करके जापान के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देने के साथ ही भारत के अंदर के विकास के लिए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी आपको आगे बढ़ाना, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रवासी भारतीय लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भी मिलकर के उस कार्यक्रम को और मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा मानना है सबका हित है, आपका भी, भारत का भी और विश्व का भी। दुनिया के अंदर आर्थिक क्षेत्र में काफी उथल पुथल मची हुई है। बहुत दिनों तक नहीं रहेगा ये उथल पुथल, लेकिन धैर्य के साथ पूरी दुनिया इन सब को वॉच कर रही है, देख रही है। हम लोगों को भी इन स्थितियों में, जिस देश में रह रहे हैं वहां का संबल तो हमने बांधना ही है, उनके साथ तो खड़ा होना ही है, लेकिन साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचना है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं कल से यहां पर आया हूं, आज यहां आया हूं प्रातः काल से ही। लगातार हर डेलीगेशन बहुत सकारात्मक भाव के साथ आज भारत के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। परसेप्शन यही होता है, अच्छा कार्य करते हैं, देश और दुनिया अच्छा करती है। मैंने आज देखा है, आज हम लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक डेलीगेशन से मिले हैं। बिजनेस डेलीगेशन थे, यहां के राजनेता थे, यहां के मंत्री थे, यहां के गवर्नर थे, और हर एक व्यक्ति भारत और उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था। वहां पर हो रहे सकारात्मक बदलाव की और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जो त्रिवेणी आज देखने को मिल रही है, उससे अभिभूत था और निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमारी दिशा एकदम सही है। इसमें हमें अपनी स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा। उस स्पीड को हमें निरंतरता देने के लिए हमेशा आपके सकारात्मक सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। आज मुझे यहाँ पे आके आपके कार्यक्रमों को देख करके बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर यहाँ पर जो प्रस्तुति मंच के माध्यम से देखने को मिला। हमें समय समय पर पर्व और त्योहारों के दौरान अपने समुदायों के बीच लोकल स्तर पर और पूरे जापान के स्तर पर भी अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से मिलना चाहिए। आपस में एक दूसरे के साथ विभिन्न मुद्दों पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी प्रकार की गुटबाजी से और किसी भी प्रकार के अन्य भावों से ऊपर उठ करके पूरी मजबूती के साथ एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए जो विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगठन और अन्य समुदाय यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सब का भी आह्वान करूंगा कि वे सब मिलकर के जापान के विकास और भारत के विकास के साथ जुड़ करके इस पहल को और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सबको होली की भी मैं हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।